हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 9 की इंग्लिश की मोमेंट बुक से ये चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा को कवर कर रहे हैं। आई होप कि जो फर्स्ट सेशन मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का प्रोवाइड किया था वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए अब हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे फर्दर क्या हुआ, क्या प्रशांत अपनी फैमिली से मिल पाया या नहीं। तो हमने यहां तक कवर अप किया था कि जो प्रशांत था वो किस तरीके से अपने विलेज कालीकुदा पहुंचा था और उसके बाद जो हालात उसने देखे और उसके बाद वो रेड क्रॉस शेल्टर गया था देखने के लिए कि मेरी फैमिली वहां है या नहीं। तो क्या हुआ? Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। तो वो भीड़ जो रेड क्रॉस शेल्टर में इकट्ठी थी, मतलब जो लोग वहां इकट्ठे थे, उनमें से जो सबसे पहला पर्सन उसने देखा वो कौन थे? वो उसकी नानी माँ थी, मैटरनल ग्रैंडमदर। वीक विद हंगर, जो कि भूख के मारे काफी कमजोर हो चुकी थी। शी रश्ड टू हिम, तो उसकी तरफ भागी। किसकी तरफ? प्रशांत की तरफ। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, मतलब बाहें फैलाती हुई। हर आईज ब्रिमिंग। देखो, ब्रिमिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कि चमकना, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो कौन से वाली थी? आंसुओं वाली। तो ब्रिमिंग मतलब हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। इट वॉज अ मिरेकल, मतलब ये तो चमत्कार हो गया था। क्यों हुआ था? देखो आगे वाली लाइन आपको क्लियर कर रही है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, मतलब उन्होंने एक्चुअली प्रशांत को समझ लिया था कि वो मर चुका है, इसलिए उनकी आंखें भर आई थी प्रशांत को देखकर। क्विकली वर्ड स्प्रेड, मतलब जल्दी से ये बात जो थी ना वो सारे रेड क्रॉस शेल्टर में फैल गई कि प्रशांत आ गया, प्रशांत आ गया। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स वहां पर मौजूद थे रेड क्रॉस शेल्टर में, वो जल्दी से ही उसके पास इकट्ठा हो गए। हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, राहत की सांस लेते हुए कि हाँ प्रशांत सही सलामत है। सबने उसे हग किया टाइटली। प्रशांत एंक्शियसली, देखो एंक्शियसली का मतलब होता है जब हम चिंता में हो, तो प्रशांत ने एंक्शियसली स्कैन किया दी मॉटले बैटर्ड ग्रुप। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं कि मॉटले का मतलब क्या होता है। मॉटले का मतलब होता है वो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, और बैटर्ड का मतलब होता है समथिंग, दोज हु हैव सफर्ड समथिंग। देखो जो साइक्लोन आया था, जो स्टॉर्म आया था, ऑब्वियसली है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली मेंबर्स को कुछ चोटें लगी होंगी, तो उन्होंने सफर किया ना। तो इसलिए प्रशांत जो था उसने एक चिंता से सभी को स्कैन किया जो आसपास उसकी फैमिली के मेंबर्स इकट्ठे हुए थे, देखा कि किसको क्या चोट लगी है। ऑफ डिफरेंट टाइप्स या काइंड्स यहां पर इसलिए कहा है क्योंकि अलग अलग रिलेटिव्स हैं। कोई जैसे नानी है, हो सकता है चाची हो, ताई हो, तो इस तरीके से सभी को उसने स्कैन किया कि सभी सही सलामत है या नहीं है। तो आगे आपको बता भी रखा है, हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर, तो वो सारे वहां प्रतीत हो रहे थे। तो दैट मीन्स जो प्रशांत था वो अपनी फैमिली को तो मिल गया है ना। तो देखते हैं अब आगे क्या हुआ। बाय दी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह, एज ही टुक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। एज ही टुक इन दी डेस्पिरेट सिचुएशन इन दी शेल्टर, मतलब जो बहुत ही एक तरीके से कहते हैं होपलेस सिचुएशन थी शेल्टर में, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। ग्रिप का मतलब होता है कंट्रोल, तो मतलब सिंपल सा उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की, और मतलब देखा कि जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं, तो इस तरह के हालात में ऐसे इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा, सिंपल सी बात। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter। तो कितने लोग थे वहां उस रेड क्रॉस शेल्टर में? आपको यहां पर उसका एक जिक्र बता रखा है, 2500 लगभग लोग थे। और उसने महसूस किया, सेंस्ड, उसने ये महसूस किया कि उन सभी लोगों में, मतलब वो पूरी की पूरी सारी भीड़ में एक ना डेथली ग्रीफ, मतलब एक तरीके से मौत को लेकर जो खौफ सा होता है ना, वो खौफ सा बैठ गया कि अब पता नहीं क्या होगा, अब हमारे साथ घर भी बह गए हैं, बहुत नुकसान हो गया, तो पता नहीं अब क्या होगा। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन दी विलेज, तो कितने लोग मरे थे? 86। ऑल दी 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और लगभग 96 घर जो थे वो बह भी गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट दी शेल्टर, अब शेल्टर पर कौन सा दिन था? 4th डे। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू
टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। देखो अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली है कि क्राउड से, कि जो इतना लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, भीड़ की वजह से जो नॉइस इकट्ठा होता था, एक्चुअली ये सही मतलब इसका नॉइस से है, क्योंकि 2500 लोग थे वो इकट्ठा हैं, कोई कहेगा मुझे 2 कोकोनट, मुझे 2 कोकोनट, हर कोई मांगेगा ना, तो उसकी वजह से वो जो नॉइसी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, तो ये क्लियर कर रहा था कि वो जो ग्रीन कोकोनट्स थे वो बहुत ही कम पड़ रहे थे। ऑल्दो कुछ दिन उन्होंने उससे सरवाइव किया था, गुजारा चलाया था, ग्रीन कोकोनट वाटर पीकर चलाया था काम, लेकिन अब इतनी ज्यादा भीड़ के लिए, इतने ज्यादा लोगों के शोर के लिए वो बहुत ही कम थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, अब यहां पर आपको प्रशांत की एज बता रखी है कि सिर्फ वो 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, तो उसने लीडर बनने का सोचा कि मुझे ही ये कार्यभार संभालना पड़ेगा, तो मुझे ही देखना पड़ेगा कि काम किस तरीके से किया जाए ताकि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो इफ नो वन एल्स डिड, ये भी कहा कि अगर कोई और नहीं ये काम कर पा रहा है तो क्यों ना मुझे, मतलब वॉलंटरीली उसने खुद आगे आने की कोशिश की और एज अ लीडर उसने अपने विलेज को, अपने विलेज के लोगों को, सबको संभालने की कोशिश की। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। मतलब अब क्या हुआ, एक ना उन्होंने कमेटी सॉर्ट ऑफ बना ली जिसमें कुछ यूथ लोग थे और कुछ बड़े एल्डर लोग थे। तो उन्होंने क्या किया ज्वाइंटली, कि दबाव डालो किस पर, व्यापारी पर, मर्चेंट पर, ताकि वो, जैसे हम कहते हैं ना शाहूकार वगैरह हैं, हम जिनको अनाज बेच कर आते हैं, तो बेसिकली यहां पर ये कहा गया है कि उन्होंने एक व्यापारी पर दबाव डाला कि भाई हमें क्योंकि पेट भरना है तो आप थोड़ा सा राइस हमें दो ताकि हम इतनी ज्यादा भीड़ का जो है पेट भर सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, तो मतलब इस बार क्या हुआ कि वो ये जो डेलीगेशन बनी थी, ये जो कमेटी बनी थी, मतलब जो लोग गए थे मर्चेंट से जिन्होंने बात की थी, वो सक्सीड हुए, मतलब सक्सेसफुल हुए, वो मान गया। एंड रिटर्न्ड ट्रिम्फेंटली, मतलब जीत हासिल हुई उन्हें, वो जीत के साथ लौटे। वेडिंग थ्रू दी रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, मतलब पासिंग थ्रू दी लोअरिंग डाउन वाटर, जो पानी का बहाव जो धीरे धीरे एक्चुअली कम हो रहा था, तो वैसे गए तो वो उस पानी में से गुजर के ही थे ना, तो इसलिए उस पानी में से गुजरते हुए वापस आते हुए वो अपने साथ क्या लेकर आए थे, खाना लेकर आए थे। किसके लिए, फॉर दी एंटायर शेल्टर, मतलब सारे के सारे रेड क्रॉस शेल्टर में रह रहे लोगों के लिए वो खाना लेकर आए थे। कौन सा खाना था, राइस। नो वन केयर्ड दैट दी राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, रॉटिंग का मतलब क्या होता है, गलना या सड़ना, तो मतलब किसी ने भी ये परवाह नहीं की कि जो राइस थे ना वो ऑलरेडी मतलब खराब थे। देखो ये जो नेचुरल कैलामिटी आई थी वो तो सब जगह आई थी, तो ऑब्वियसली है कि मर्चेंट के राइस भी हो सकता है जहां पर स्टोर करके रखे हों वहां पर भी तो इसका असर पड़ा ही होगा ना, तो इसलिए जो राइस थे वो सड़े हुए थे, खराब थे, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire, मतलब एक स्लो सी, एक धीमी सी आंच जो थी, जो कि जलने को तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि लकड़ियां भी तो सीली या गीली होंगी ना, तो इसलिए वो जो टहनियां थी गिरे हुए पेड़ों से वो इकट्ठी की गई और धीमी धीमी आंच जो है वो जलाई गई, ऑन विच टू कुक दी राइस, जिस पर राइस को पकाया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो सर्वाइवर्स थे, मतलब जो लोग बचे हुए थे जिन्होंने अपनी जान नहीं गंवाई थी, वो रेड क्रॉस शेल्टर में रहने वाले लोग, एट दी साइक्लोन, चक्रवाती तूफान की वजह से, शेल्टर वॉज अवेलेबल टू फिल देयर बेलीज, बेलीज का मतलब होता है पेट से या स्टमक से, मतलब पहली बार उन्होंने 4 दिनों में पहली बार भर पेट उन्होंने खाना खाया था। His new task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured। देखो अब अगर क्राउड बहुत ज्यादा इकट्ठा है, आसपास पानी ही पानी है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो गंदगी है वो वहीं पर ही होगी, तो इसलिए उन्होंने अब क्या किया, प्रशांत ने एक ऐसा मतलब टीम बनाई यूथ की जो कि वॉलंटरली काम करने के लिए भी तैयार हो गए, और
फिल्थ, डर्ट को दूर करने के लिए, यूरिन, वॉमिटिंग, ये सब चीजें, और डेड बॉडीज जो फ्लोट कर रही थी उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें हटाने के लिए कि वो साफ किया जा सके, उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई। एंड टू टेंड का मतलब होता है टू टेक केयर समथिंग, कि किसी की, समवन की या किसी की भी केयर करना। तो किस चीज के लिए केयर करने की जरूरत थी? क्योंकि वो नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कुछ लोगों को हो सकता है जख्म आए हों, चोट लगी हो, तो इसलिए उनकी जख्मों को, फ्रैक्चर्स को, चोटों को ध्यान में रखने के लिए, सही करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई। ठीक है, आगे क्या हुआ? ऑन दी फिफ्थ डे क्या हुआ? ए हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर दी शेल्टर। तो आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो था, अगर आपने कभी न्यूज चैनल में देखा हो, सुना हो, तो ये कंसेप्ट होता है ना कि हेलीकॉप्टर के जरिए सामान पहुंचाया जाता होता है। तो वो शेल्टर के ऊपर से उड़ रहा था एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, और कुछ खाने के पार्सल्स जो थे वो उसने नीचे गिरा दिए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, फिर ना वो वापस नहीं आया। फिर क्या हुआ? द यूथ टास्क, अब जो ये जो कमेटी बनाई गई थी वो उसने क्या किया? द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी utensils from the shelter, then they deputed the children to lie on the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs। तो देखो हुआ क्या, उन्होंने ना खाली बर्तन इकट्ठे किए और कुछ बच्चों को ये काम अलॉट कर दिया कि जो पानी का बहाव जो था वो अब धीरे धीरे, मतलब पानी का लेवल कम हो रहा था ना, तो पानी की वजह से साथ में मिट्टी भी आई थी। तो वो मिट्टी जो पानी की वजह से आई थी, जो वहीं पर जम गई थी, उन्होंने बच्चों को कहा इस मिट्टी पर लेट जाओ और अपने पेट पर ना वो खाली यूटेंसिल्स रख लो। ये क्यों किया गया था? टू कम्युनिकेट टू दी पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। मतलब ये एक सिग्नल था जो कि ऊपर हेलीकॉप्टर्स को दिया जा रहा था, हेलीकॉप्टर्स में बैठे लोगों को दिया जा रहा था कि भाई हम भूखे हैं। तो दी मैसेज गॉट थ्रू, जो मैसेज था वो सही तरीके से पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट दी हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ दी शेल्टर। तो वो अलग अलग दोबारा से, मतलब बार बार राउंड लगाने लगे। किस चीज के लिए? फॉर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, मतलब जरूरतों का सामान जो था वो ड्रॉप कर रहे थे। देखो कुछ इस तरीके से ये हेलीकॉप्टर के जरिए सामान ड्रॉप किया जा रहा है। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड। ऑर्फन्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्फन्ड का मतलब होता है अनाथ होना। तो प्रशांत ने ये पाया, ये देखा, उसे ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं, मीन्स दे हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ही ब्रॉट देम टुगेदर, उसने उन सबको इकट्ठा किया एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। तो उनके लिए ना एक पॉलिथीन शीट वाला, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि टेंट सा बनाते होते हैं, तो उस तरीके का उन्हें एक शेल्टर जो है वो बनाकर दिया। विमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, ध्यान रखना। तो कुछ विमेन्स की ड्यूटी लगा दी, कुछ विमेन की ड्यूटी लगा दी कि भाई तुम इनकी तरफ आपने ध्यान देना है। वाइल दी मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर दी शेल्टर। और जो आदमी थे उनका क्या काम था, मतलब उन्हें किस काम के लिए डिप्यूट कर दिया कि तुम खाने का और बाकी जरूरतों के सामान का ध्यान रखोगे। अब क्या हुआ? एज दी वीक्स पास्ट, जैसे जैसे दिन या हफ्ते बीतते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट दी विमेन एंड दी चिल्ड्रन वर सिंकिंग। सिंकिंग का मतलब बेसिकली डूबने से है। तो यहां पर बेसिकली ये कहा जा सकता है कि प्रशांत ने जल्दी ही ये बात महसूस की, इस बात का उसे पता चला कि जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं वो ना इस ग्रीफ में, इन देयर ग्रीफ, मतलब अपने इस दुख में, अपनी इस तकलीफ में कुछ ज्यादा ही डूबते चले जा रहे हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा उदास होते चले जा रहे हैं। तो क्या किया? ही परसुएडेड दी विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन दी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। तो उसने क्या शुरुआत की? उसने बेसिकली विमेन जो थी उन्हें अट्रैक्ट किया, मतलब उन्हें मना लिया, परसुएड कर लिया कि काम करना शुरू करो। काम क्या था? फूड फॉर वर्क, मतलब कमाना है, काम करना है, किस लिए? खाने के लिए। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक एनजीओ के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब क्या है? एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट। और बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी उदास ना हो, अपने गम में ना डूबें, तो इसलिए उनके लिए उसने क्या किया? कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। अब क्या था? ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट। अब उसे कौन सा गेम खेलना पसंद था? क्रिकेट। सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। तो इसलिए उसने बच्चों के लिए भी क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए।
प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their life। देखो broken pieces of their life का क्या मतलब है। ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ, हमारी लाइफ टुकड़ों में नहीं, यहां पर एक ये फ्रेज की फॉर्म में यूज किया गया है। इसका मतलब है कि अपने आप को दुख की घड़ी में संभालना। तो प्रशांत ने जो विधवा हुई थी और जो बच्चे अनाथ हुए थे बेसिकली, या जो बच्चे वैसे भी गम में डूब रहे थे, उन बच्चों को मदद की, उनको ये रियलाइज करवाया कि ना आपको अपनी इस टूटी हुई जिंदगी को संवारना चाहिए। मतलब ये जो दुख की घड़ी आई है इसमें संभल कर रहना चाहिए। तो इस तरीके का कंसेप्ट वो उनके दिमाग में लेकर आया। देन क्या हुआ, द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान, अब जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लान आया था ना, वो क्या हुआ, वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। मतलब जो अनाथ हुए हैं बच्चे, उनके लिए अनाथालय बनाने चाहिए। जो विडोज हुई हैं उनके लिए क्या बनाया जाना चाहिए, विधवा आश्रम बनाने चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टेड। रेजिस्टेड का मतलब क्या होता है, साइंस में शायद आपने रेजिस्टेंस वर्ड सुना हुआ होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, रोकना। तो यहां पर बेसिकली है कि ये जो स्टेप था ना गवर्नमेंट का, वो मना किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किया गया, रीजन भी बता रखा है। एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। तो ये महसूस किया गया कि अगर हम बच्चों को अलग से अनाथ आश्रम में अगर डाल देंगे तो वहां पर बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे। मतलब किसी का बड़े का साया होना जरूरी है। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। देखो स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक लगना, और लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। तो मतलब है कि बच्चे भी सफर करेंगे और जो विडोज हैं वो भी अपने अकेलेपन की वजह से और अपने आप को समाज पर एक कलंक मानेंगी, तो इस तरीके से वो भी सफर करेंगी, वो भी परेशान होंगी। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर ये है कि जो प्रशांत और उसकी टीम थी ना, उन्होंने एक्चुअली क्या किया, वो कहते हैं कि दोनों को अलग अलग करने की बजाय क्यों ना दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। जो विडोज हैं उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और जो बच्चे हैं उन्हें भी कोई देखने वाला, संभाल करने वाला, प्यार करने वाला मिल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि नई फैमिलीज की शुरुआत कर देते हैं, नई फैमिलीज बना देते हैं जिसमें चाइल्डलेस विडोज होंगी, मतलब वो विधवाएं जिनके बच्चे नहीं हैं वो होंगी, और बच्चे जो हैं जो वो जिनके पास एडल्ट नहीं है कोई टेक केयर करने के लिए, क्यों ना उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए और उन्हें उनकी ही कम्युनिटी में, उनके ही समुदाय में दोबारा से रीसेटल कर दिया जाए। इट इज 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट has healed simply because he had no time to bother about his own pain। देखो 6 महीने कहते हैं, 6 महीने बीत चुके हैं जब ये पर्टिकुलर चैप्टर हर्ष मंडेर के द्वारा लिखा गया था। ये आपको राइटर का नाम भी यहाँ पर बता रखा है। तो क्या कहते हैं ये कि 6 महीने बीत चुके हैं इस बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन या आपदा जो कि एक साइक्लोन, एक चक्रवाती तूफान की वजह से हुई थी। और अब प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट थी, स्पिरिट का मतलब हम बेसिकली कंसाइंस या हमारे अंतरात्मा से कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये यूं कह सकते हैं कि जो जख्म, चोट उसे पहुंची थी कि ये क्या हो गया है, घर तबाह हो गया है, फैमिली मेंबर्स की इस तरीके की हालत थी, बहुत ही डर गया था, उसे ऐसा लगने लगा था मैं क्या मुझे फिर से अब किसी के जाने का गम सहना होगा। तो प्रशांत के पास ना वो सब सोचने का एक्चुअली टाइम ही नहीं था। अपने दर्द के बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में सोचने का उसे टाइम ही नहीं था, ये सब बॉदर करने का। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसकी जो वुंडेड स्पिरिट है वो अपने आप ही हील, मतलब अपने आप ही ठीक हो चुकी है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस is what the widows and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief। मतलब वो कहते होते हैं ना, जैसे हम कि ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कुछ ऐसा कि जो प्रशांत था, प्रशांत का हैंडसम चेहरा, प्रशांत का अट्रैक्टिव जो चेहरा था, या हम ये कह सकते हैं कि जो करिश्मा था, वो उन विधवाओं और उन बच्चों के चेहरों के जरिए पढ़ा जा सकता था जिन्हें
उनके सबसे बुरे वक्त में, जो दुख और तकलीफ में वो थे, उस वक्त प्रशांत ने जो उनकी मदद की थी, उनके जरिए प्रशांत के इस हैंडसम चेहरे को पढ़ा जा सकता था। मतलब वो लोग प्रशांत के इस तरीके के वॉलंटरी एक्ट के लिए उनसे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड थे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आपको दोनों सेशंस के जरिए ये जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। काइंडली डू सम ऑनर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।